हमारे देश में ऑन एन एवरेज 90 रेप रोज होते हैं। पर जरा सोचिए, इसमें से कितने ऐसे मामले हैं जो कि इतनी हाई प्रायोरिटी पर सुने जाते हैं या जिन्हें इतना मीडिया में कवरेज मिलता है। निर्भया, दिशा, अपराजिता, सिर्फ कानून के नाम के अलावा लगता है कुछ नहीं बदला। हर साल रेप के कई मामलों में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई भी जाती है, लेकिन बीते 20 सालों में रेप और मर्डर के मामले में 5 दोषियों को ही फांसी की सजा हुई है। अब ये जानते हैं कि क्या 10 दिन में फांसी की सजा देना मुमकिन है। अब ये जानते हैं कि अब तक कितने रेपिस्टों को फांसी हुई है। पिछले 20 साल के आंकड़ों को देखें तो रेप और मर्डर के 5 दोषियों को ही फांसी की सजा हुई है। कानून में तो प्रावधान तो सारे हैं, पर इन सारे प्रावधानों के बावजूद क्या रेप जैसे जघन्य अपराध, अक्षम्य अपराध रुक रहे हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। निर्भया, दिशा, अपराजिता, सिर्फ कानून के नाम के अलावा लगता है कुछ नहीं बदला। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुए मर्डर और रेप के बाद ममता सरकार अब महिला अपराधों को लेकर सख्त कानून लाने जा रही है। इसे लेकर बिल विधानसभा में पास भी हो गया है। ममता सरकार ने रेप के मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने के मकसद से कानून में संशोधन किया है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और उसके बाद हत्या का मामला चर्चा में बना हुआ है। मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे फांसी देने की मांग भी हो रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेप के मामलों में फांसी की सजा देने के लिए एक नया बिल विधानसभा में पास करवाया। बिल में रेप के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान है। रेप के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही कानून में है। हर साल रेप के कई मामलों में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई भी जाती है, लेकिन बीते 20 सालों में रेप और मर्डर के मामले में 5 दोषियों को ही फांसी की सजा हुई है। अब जानते हैं, क्या फांसी की सजा ही एकमात्र विकल्प है? दोषियों को मौत की सजा देने का विरोध भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में माना है कि मौत की सजा केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में दी जानी चाहिए। 1980 में बचन सिंह बनाम पंजाब सरकार मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि उम्र कैद नियम है, जबकि सजाए मौत अपवाद है। 1983 में मच्छी सिंह बनाम पंजाब सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 ऐसी परिस्थितियां तय की थी जिनमें अदालतें दोषी को फांसी की सजा दे सकती है। ये परिस्थितियां थी: हत्या करने का तरीका, हत्या का मकसद, अपराध की असामाजिक या घृणित प्रवृत्ति, अपराध की भयावहता और पीड़ित का व्यक्तित्व। इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अदालतों को अपने फैसले में यह भी साफ करना होगा कि क्यों दोषी को आजीवन कारावास की सजा देना नाकाफी था और मौत की सजा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मई 2009 में संतोष कुमार सतीश भूषण बरियर बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर की व्याख्या की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी दोषी को फांसी की सजा तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक आजीवन कारावास का विकल्प ना बचा हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मौत की सजा सुनाते समय अदालतों को 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि कोई मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है या नहीं, और दूसरा, आजीवन कारावास का विकल्प उसमें संभव है या नहीं। इसी तरह अगस्त 2019 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 2-1 से दोषी को फांसी की सजा को बरकरार रखा था। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना ने इसमें असहमति जताई थी।
और कहा था कि पिछले फैसलों में सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि फांसी की सजा तभी होनी चाहिए जब आजीवन कारावास का विकल्प ना बचे। जस्टिस खन्ना ने कहा था कि आरोपी ने बिना किसी दबाव में मजिस्ट्रेट के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, इसलिए उसे आजीवन कारावास की सजा देना सही विकल्प होगा। आरोपी को एक नाबालिग का रेप कर उसकी हत्या करने और उसके नाबालिग भाई की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब ये जानते हैं कि क्या 10 दिन में फांसी की सजा देना मुमकिन है, जो कि ममता बनर्जी ने बिल पास किया है, उसके अंदर ऐसा प्रावधान है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए समय समय पर कानून बदले गए हैं। 2012 में निर्भया कांड के बाद कानून में अहम बदलाव किया गया था। इसके बाद रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान भी किया गया था। अब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने नया बिल में प्रावधान है कि रेप और मर्डर के मामले में सुनवाई जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। कहा जा रहा है कि रेपिस्ट को 10 दिन के भीतर फांसी की सजा सुना दी जाएगी, लेकिन बिल में इसका जिक्र नहीं है। ऐसे मामलों में सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में होगी। आंकड़े बताते हैं कि हर साल जिन मामलों में दोषियों को फांसी होती है, उनमें से ज्यादातर रेप और मर्डर के अपराधी होते हैं। दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की प्रोजेक्ट 39 की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में सेशन कोर्ट ने 120 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी। इनमें से 64 यानी 53% मामले रेप और मर्डर से जुड़े थे। हालांकि अगर सेशन कोर्ट से फांसी की सजा मिलती है, तो उस पर हाई कोर्ट की मोहर लगनी जरूरी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 22(2) के तहत सेशन कोर्ट अगर फांसी की सजा सुनाती है, तो हाई कोर्ट में जाना जरूरी है। हाई कोर्ट की मोहर लगने के बाद ही दोषी को फांसी की सजा मुकर्रर होती है। प्रोजेक्ट 39 की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में हाई कोर्ट्स के पास फांसी की सजा से जुड़े 80 मामले गए थे। इनमें से सिर्फ एक मामले में ही हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा। 36 दोषियों की फांसी की सजा को कम कर दिया गया था, जबकि 36 दोषियों को बरी भी कर दिया गया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी बेलूरी थिपैया को फांसी की सजा बरकरार रखी गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पाए 11 कैदियों के मामले में सुनवाई पूरी की है। इनमें से तीन दोषियों की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने कम कर दिया। 5 मामलों में 6 दोषियों को बरी कर दिया, जबकि 2 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हाई कोर्ट के पास विचार करने के लिए भेजा। प्रोजेक्ट 39 की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 तक देश भर की जेलों में 561 कैदी ऐसे थे जिन्हें फांसी की सजा मिली थी। ये संख्या 19 साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 2004 में ऐसे कैदियों की संख्या 563 थी। अब ये जानते हैं कि अब तक कितने रेपिस्टों को फांसी हुई है। पिछले 20 साल के आंकड़ों को देखें तो रेप और मर्डर के 5 दोषियों को ही फांसी की सजा हुई है। 14 अगस्त 2004 को धनंजय चटर्जी को फांसी पर चढ़ाया गया था। उसे 1990 में 14 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में फांसी की सजा हुई थी। उसके बाद 20 मार्च 2020 को निर्भया के 4 दोषियों को फांसी मिली थी। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में एक युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था। बाद में उसकी मौत हो गई थी। उसे निर्भया नाम दिया गया था। निर्भया कांड के 6 दोषी थे, जिनमें एक नाबालिग था। नाबालिग 3 साल की सजा काटकर छूट गया। एक दोषी ने आत्महत्या कर ली। बाकी 4 दोषी मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता ने अपनी फांसी रुकवाने के लिए सारी तरकीबें आजमा ली, लेकिन टाल नहीं सके।
मार्च 2020 को चारों को तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। अब ये समझते हैं कि सजा मिलने के बाद भी बात कहाँ अटक जाती है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में दोषियों को फांसी की सजा सुना तो दी जाती है, लेकिन उसे अमल में नहीं लाया जाता। आमतौर पर माना जाता है कि निचली अदालतें स्थानीय भावनाओं के आधार पर फैसला देते हुए जल्दबाजी में दोषी को फांसी की सजा सुना देती है, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फैसला पलट जाता है। मई 2022 में मनोज कुमार बनाम मध्य प्रदेश सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से फांसी की सजा सुनाए जाने पर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि फांसी की सजा सुनाने से पहले ट्रायल कोर्ट को दोषी से जुड़े सारे सबूतों पर अच्छे से विचार करना चाहिए था। साथ ही फांसी की सजा के मामले में सरकारों को दोषी से जुड़ी सारी जानकारी और सबूत ट्रायल कोर्ट में देना होगा, जिसमें आरोपी की उम्र, फैमिली बैकग्राउंड, पढ़ाई का स्तर, कमाई का स्तर और उसका मनोवैज्ञानिक स्तर भी शामिल है। पिछले साल अप्रैल में ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर दूसरा पक्ष फांसी की सजा की मांग करता है तो उसे ट्रायल कोर्ट में आरोपी के बैकग्राउंड की सारी जानकारी अदालत को देनी होगी। हालांकि कानूनन अगर ट्रायल कोर्ट से फांसी की सजा मिल भी जाती है, तब भी उस पर हाई कोर्ट की मुहर जरूरी होती है। अगर हाई कोर्ट भी फांसी की सजा को बरकरार रखता है, तो दोषी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प होता है। सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सजा मिलने पर रिव्यू पिटीशन और फिर क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प होता है। सारे कानूनी रास्ते खत्म होने के बाद दोषी के पास राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाने का विकल्प भी होता है। अगर राष्ट्रपति भी दया याचिका खारिज कर देते हैं, तो कई बार दोषी दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मसलन 1993 में दिल्ली ब्लास्ट मामले में दोषी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की दया याचिका खारिज हो गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में इस आधार पर बदल दिया क्योंकि उसकी दया याचिका खारिज होने के 8 साल का उसकी दया याचिका खारिज होने में 8 साल का समय लग गया है। अब ये जानते हैं कि रेप के मामले में फांसी की सजा कब हो या रेप के मामले में फांसी की सजा कब हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 65 में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है, तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें भी उम्र कैद की सजा तब तक रहेगी जब तक दोषी जिंदा रहेगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा जुर्माने का प्रावधान भी है। गैंग रेप के मामले में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 70(2) के तहत नाबालिग के साथ गैंग रेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम उम्र कैद की सजा तो होगी ही, साथ ही मौत की ही सजा भी हो सकती है। ऐसे मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान है। बीएनएस की धारा 66 के तहत अगर रेप के मामले में महिला की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है, तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा होगी। इस सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा में भी बदला जा सकता है। इसके अलावा नाबालिगों के साथ होने वाले यौन अपराधों को रोकने के लिए 2012 में पॉक्सो एक्ट लागू किया गया था। कानून में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन कर मौत की सजा का प्रावधान भी जोड़ा गया। इस कानून के तहत उम्र कैद की सजा मिली है तो दोषी को जीवन भर जेल में ही बिताने होंगे। इसका मतलब हुआ कि दोषी जेल से जिंदा बाहर नहीं आ सकता। ये तो थी इस पूरे मामले में
हमारे देश में जो कानूनी प्रावधान है उससे रिलेटेड बातें। कानून में तो प्रावधान तो सारे हैं, पर इन सारे प्रावधानों के बावजूद क्या रेप जैसे जघन्य अपराध, अक्षम्य अपराध रुक रहे हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे अपराध नहीं रुक रहे हैं और मेन बात यह है कि ऐसे अपराध रुकने चाहिए। जैसा भी आपने देखा कि एक बार अगर फांसी की सजा मिल भी जाती है, तो भी उसके बाद उसे एग्जीक्यूट होने तक बहुत समय लग जाता है और बहुत सारे प्रावधान होते हैं जिसमें या बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उस दोषी के पास जो वो ऑप्शन अप्लाई कर सकता है और ये अप्लाई होते-होते एक बहुत लंबा समय निकल जाता है और इस दौरान जो मानसिक पीड़ा उसके साथ होती है, जिसके साथ वो अपराध हुआ है, उसका तो कोई मोल नहीं होता। इस पूरे मामले में हमें सख्त से सख्त कानूनों के साथ हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को यह भी ट्रेन करना होगा, यह भी जागरूक करना होगा कि इस तरह के अपराध हो ही ना। इसके लिए स्कूल में, कॉलेजों में, समाज में, सोसाइटी में, गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव हो सकते हैं, वो सारे इनिशिएटिव होना चाहिए। इसमें एक बात और भी है या जिसका ज़िक्र ममता बनर्जी जी ने भी किया था, उनकी चिट्ठी में जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखी थी कि हमारे देश में ऑन एन एवरेज 90 रेप रोज़ होते हैं। पर ज़रा सोचिए, इसमें से कितने ऐसे मामले हैं जो कि इतनी हाई प्रायोरिटी पर सुने जाते हैं या जिन्हें इतना मीडिया में कवरेज मिलता है। मीडिया में जिस मामले को कवरेज मिलता है, हमें वही मामला सामने दिखाई देता है या वही चीज़ें हमें सामने दिखाई जाती है या फिर हमारे सामने आती है और हमें याद भी वही चीज़ें रहती हैं। अब ज़रा सोचिए ऐसे कितने ही मामले, कितने ही छोटे कस्बों में, गाँव में, शहरों में होते होंगे जो या तो रिपोर्ट ही नहीं होते या फिर रिपोर्ट होते भी हों, तो भी उन्हें उतनी त्वरित सहायता से या फिर उतने सेंसिटिविटी से लिया जाता है। मेरा मामला ये है या मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई भी इस तरह का मामला कहीं पर भी रिपोर्ट हुआ हो, उसमें उतनी ही सतर्कता, उतनी ही त्वरितता से एक्शन लेने चाहिए। जितना एक्शन, जितनी त्वरितता हम उन मामलों में दिखाते हैं, जो कि नेशनल या स्टेट मीडिया में रिपोर्ट होती है। अगर ऐसा होगा, तो वाक़ई में हम एक कानूनी तौर पर भी एक मिसाल स्थापित कर सकते हैं कि इस तरह के अपराधों पर सभी अपराधों पर जो भी रिपोर्ट होते हैं, उन पर सब पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है और इससे एक समाज में भी डर बैठेगा कि ऐसे अपराध हमें नहीं करने हैं। तो ये था आज का विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और विषय, किसी और विशेषण के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।